हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ ग्रेट। बेटा आपको पता है कि आपका एक चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था सबसे पहले लाइफ स्पैन के बारे में, देन उसके बाद हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और दूसरे लेक्चर में भी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करके ख़त्म किया था। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और तीसरा लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारे पास होता है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कैसे, गैमीट का फॉर्म होना, गैमीट्स का बनना और उनका फ्यूज होना हमारे पास किस में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास कोई गैमेट्स नहीं बन रहे थे, हमारे पास कोई गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास गैमेट्स बनते भी हैं और गैमेट्स का फ्यूजन भी होता है। ठीक है, आपको पता है गैमेट्स क्या होते हैं बेटा। गैमेट्स हमारे पास एक काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, है ना, जिससे हमारे पास क्या होता है, गैमेट हमारे पास एक मेल होता है, वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, फीमेल होता है, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। फीमेल गैमेट और मेल गैमेट कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं। फिर वो दोनों हमारे पास क्या करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, उनमें फ्यूजन होता है, फिर एक जाइगोट बनता है और उस जाइगोट में हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होके हमारे पास क्या बन होता है, हमारे पास एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे कि हमारे पास जो मेल ऑर्गेनिज्म होगा वो हमारे पास मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होगी वो हमारे पास एक फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, हमारे पास इन दोनों का फ्यूजन होगा बेटा, और फ्यूजन होके हमारे पास एक जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। उसके बाद इस जाइगोट में हमारे पास क्या होगा, ग्रोथ होगी, इसमें डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन होगी और हमारे पास क्या होगा, यही जाइगोट डेवलप होके हमारे पास एक एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारी फेजेस आती हैं बेटा, है ना। जाइगोट के डिफ्रेंसिएशन में अलग अलग स्टेज आती हैं, है ना। वो हम कहाँ पढ़ेंगे, वो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। वहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक अलग चैप्टर दे रखा है जिसमें हम पूरा ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो उसमें आगे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। जैसे कि आपको पता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक प्रोपिग्यूल हमारे पास अलग होके एक नया प्लांट बना रहा था, है ना। उसमें कोई फ्यूजन नहीं हो रहा था, कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, बस हमारे पास पेरेंट बॉडी से एक दूसरी डॉटर सेल्स क्या है जो वो डायरेक्टली बन जा रही थी, है ना। एक जो नए ऑफस्प्रिंग्स है वो डायरेक्टली पैदा हो जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये हमारे पास काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, कैरेक्टर किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। पहला है हमारे पास two fusing gamete can be produced by same individual or different individual। ठीक है, जो हमारे पास 2 फ्यूज होने वाले गैमीट्स है वो हमारे पास एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से भी प्रोड्यूस हो सकता है और 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो 2 गैमीट है, फ्यूज होने वाले जो 2 गैमेट है जो आगे जाके जाइगोट बनाएंगी और एम्ब्रियो बनाएंगी, उसके लिए 2 अलग अलग पेरेंट की ज़रूरत हो बेटा। बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्या हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर ऐसी स्पीशीज़ हैं जो हमारे पास एक ही ऑर्गेनिज्म, दोनों मेल और फीमेल को हमारे पास क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स को हमारे पास प्रोड्यूस करती है। ऐसा हमारे पास प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, जो इट कैन बी बोथ यूनिपेरेंटल एज वेल एज बाईपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का यूनि मतलब वन, पेरेंटल मतलब पेरेंट। अगर एक पेरेंट से हमारे पास ये प्रोडक्शन हो रहा है दोनों गैमेट का तो हम उसको यूनिपेरेंटल बोलते हैं, और अगर 2 अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाईपेरेंटल बोलते हैं। और मोस्टली हमारे पास बाईपेरेंटल ही होता है। ठीक है,
दूसरा हमारे पास है ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूसर्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट और अमंग देमसेल्फ। जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं बेटा वो अपने आप में, अपने मतलब भाई बहन जो है वो अपने आप में क्या एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं, और वो अपने पेरेंट्स की तरह भी नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट, पेरेंट्स की तरह भी आइडेंटिकल नहीं होंगे और अपने आप में भी आइडेंटिकल नहीं होंगे। कौन? ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। बिकॉज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इनहेरिट क्रोमोसोम या फिर जेनेटिक मटीरियल कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम टू डिफरेंट गैमीट्स, ठीक है। सो वी कैन से इट प्रोड्यूस वेरिएशंस, ठीक है। हमारे पास क्या है कि जो दो गैमिट्स हमारे पास, जो भी मेल और फीमेल गैमिट, देखो जो भी मेल और फीमेल गैमिट हमारे पास क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। जो भी मेल और फीमेल गैमिट हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेल है, ये हमारे पास फीमेल है, ठीक है। मेल हमारे पास क्या कर रहा है? एक मेल गैमेट को प्रोड्यूस कर रहा है। फीमेल हमारे पास एक फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस कर रहा है। बेटा इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमारे पास अलग होगा। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो हमारे पास, जेनेटिक मटेरियल का मतलब पता है आपको? जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है बेटा डीएनए के अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए तो पता है ना आपको क्या होता है? एक मिनट, ठीक है। देखो बेटा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल हमारे पास होता है, ये हमारे पास डीएनए में होता है। डीएनए हमारे पास कहाँ पे होता है? डीएनए कहाँ होता है बेटा? डीएनए हमारे पास कहाँ होता है? डीएनए हमारे पास कहाँ होता है? डीएनए सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास डीएनए की फॉर्म में होता है। डीएनए के अंदर हमारे पास क्या होता है? हमारा जो जेनेटिक जो हमारी सारी जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है बेटा वो डीएनए के अंदर होता है, ठीक है। डीएनए हमारे पे क्या होता है? डीएनए हमारे पास एक ऐसी चीज़ है हमारी बॉडी में जो कि हमारी बॉडी का हर एक मतलब हर एक कैरेक्टर को या फिर हर एक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर छुपा के रखता है इन द सेंस कि जो हमारी बॉडी की हर एक इंफॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए के अंदर होती है। हमारे डीएनए की ही वजह से हम कैसे दिखते हैं, हमारी हाइट कितनी बड़ी होगी या फिर हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स क्या होंगे, वो सब हमारे जेनेटिक मटेरियल डिसाइड करता है कि वो कैसे होगा। तो बेटा देखो हमारा जेनेटिक मटेरियल, अगर मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर किसी का भी जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर वो डायरेक्टली किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो गया, तो डायरेक्टली अगर वो ट्रांसफ़र हो गया तो जो जैसा ये वाला ऑर्गेनिज्म दिखता है वैसा ही हमारे पास जो है ये नया ऑर्गेनिज्म दिखेगा। इसकी हाइट भी सेम होगी, ठीक है, इसके ये दिखेगा भी सेम, इसके सारे कैरेक्टर सेम होंगे, इसके अंदर जितने भी मतलब कि जो भी इसके अंदर जो भी हमारे पास जो भी कैरेक्टर्स आने हैं वो सब कुछ सेम होगा। लेकिन बेटा अगर दो डिफरेंट पेरेंट होंगे, दो डिफरेंट पेरेंट के अंदर से दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल आएगा, दोनों जेनेटिक मटेरियल में हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होगा। अगर वो जेनेटिक मटेरियल दोनों हमारे पास क्या कर जाते हैं बेटा? फ्यूज़ कर जाते हैं, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। जब हमारे पास जेनेटिक मटेरियल मिक्स होगा तो जो इससे नया हमारे पास इंडिविजुअल हमारे पास होगा, जो इससे नया इंडिविजुअल हमारे पास बनेगा, उसका जेनेटिक मटेरियल किसके जैसा होगा? मदर के जैसा होगा या फादर के जैसा होगा? उसका जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा वो ना फादर की तरह पूरा होगा ना मदर की तरह पूरा होगा। मतलब कंप्लीटली वो ना ही सिर्फ कंप्लीटली मदर की तरह होगा, ना ही वो कंप्लीटली फादर की तरह होगा। बेटा वो मिक्स होके एक अलग ही जेनेटिक मटेरियल बनाएगा, और वो जब जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा तो उस इंसान के कैरेक्टर्स भी डिफरेंट होंगे, वो इंसान थोड़ा सा दिखेगा भी अलग, उसकी बॉडी भी अलग होगी, है ना, उसकी हाइट भी अलग होगी। तो फिर क्या होता है, ऐसे कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स इतने लंबे लंबे हैं लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं उनकी हाइट छोटी हो जाती है, या फिर पेरेंट्स बहुत छोटे हैं उनके बच्चों की हाइट लंबी हो जाती है।
तो बेटा वो क्या होता है, वो वेरिएशंस आते हैं। और वेरिएशंस किस में आते हैं, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं आते, क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व है। और बेटा एक ही पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व है तो हमारे पास एक ही तरीके के कैरेक्टर आएंगे, जो पेरेंट्स में होंगे वही हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स में आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट कैसे होता है, मिक्स होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, कभी एक रेड कलर को और ब्लैक कलर को आप ना मिक्स करना, तो क्या उसमें रेड कलर दिखेगा आपको, रेड कलर और या फिर ब्लैक कलर दिखेगा? बेटा वो एक मिक्स होके आपको एक अलग ही कलर देगा, एक ब्राउनिश सा कलर देगा। उस ब्राउनिश कलर के कैरेक्टर्स अलग होंगे। रेड कलर का कैरेक्टर अलग है, वो दिखता अलग है, उसको हम अलग जगह पे यूज करते हैं ना। ब्लैक कलर अलग दिखता है, उसको हम अलग जगह पे यूज करते हैं। लेकिन जो हमारे पास ब्राउन कलर बनेगा उसका वो अलग ही होगा, है ना ही तो कम्प्लीटली ब्लैक की तरह होगा, ना कम्प्लीटली रेड की तरह होगा, बल्कि वो एक अलग ही इंडिविजुअल कलर बना के देगा। ऐसे ही आप एक येलो कलर ले लीजिए, ब्लू कलर ले लीजिए। जब आप उनको मिक्स करते हो तो बेटा कैसा कलर आपके पास देखने को मिलता है? आपको एक ग्रीनिश सा कलर देखने को मिलता है ना, एक लाइट ग्रीन कलर का कलर आपको देखने को मिलता है। तो क्या वो येलो कलर की तरह दिखने को मिला? नहीं। क्या वो ब्लू कलर की तरह दिखने को मिला? नहीं। वो एक अलग ही कलर प्रोड्यूस हो जाता है हमारे पास। तो ऐसे ही सेम हमारे पास जेनेटिक मटेरियल पे है कि अगर वो दो अलग अलग इंडिविजुअल से आएगा और मिक्स होगा तो वो एक अलग ही हमारे पास कैरेक्टर हमें शो होगा। ठीक है, तो यही बेटा हमारे पास क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इट इन्वॉल्व मियोसिस एंड सिनगैमी या फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है, हमारे पास मियोसिस क्या होता है, मियोसिस हमारे पास होता है, देखो हमें पता है कि हम क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। या फिर जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, हैप्लॉयड भी होते हैं। देखो जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी जो प्लॉयडी होती है वो होगी 2n। फादर की मेल की जो प्लॉयडी होगी वो हमारे पास होगी 2n, और जो हमारे पास फीमेल की प्लॉयडी होगी, फीमेल की प्लॉयडी भी हमारे पास क्या होगी, 2n हो जाएगी। तो देखो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म बनेगा क्या वो 4n बनेगा? आपने सुना है कभी कि इस ऑर्गेनिज्म की प्लॉयडी 4n है? ऐसा नहीं होता है बेटा, 4n किसी की प्लॉयडी नहीं होती है। लेकिन हमारे पास आ तो ये दोनों रहे हैं, फिर इनमें ऐसा क्या होता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो भी 2n बनता है? क्या होता है ऐसा बेटा? इनमें होता है मियोसिस। इनमें क्या होता है हमारे पास, मियोसिस होता है। मेल के गैमेट में भी, मेल के गैमेट में और फीमेल के भी गैमेट में क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होके ये हमारे पास 2n से n बनाता है, ये भी हमारे पास 2n से n बनाता है, और n हमारे पास डेवलप होके 2n बनाते हैं, मिलके हमारे पास 2n बनाते हैं। देन ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ये डेवलप होता है। हमारे पास इसमें क्या होती है, लो भाई, ग्रोथ होती है ना, और डिफ्रेंशिएशन होके, डेवलपमेंट होके एक नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लेता है, या फिर एक नया ऑर्गेनिज्म जो बनता है उसकी भी प्लॉयडी हमारे पास ऐसे 2n हो जाती है। क्योंकि मेल के पास भी 2n है, फीमेल के पास भी 2n है। इनके जो गैमेट्स होंगे उनमें क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा। ये अपनी प्लॉयडी को हाफ करेंगे, और प्लॉयडी हाफ हो जाएगी तब जाके उनके जो फ्यूजन होगा उससे हमारे पास एक नया ऑर्गेनिज्म 2n बनेगा। ठीक है, जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है, इट इज स्लो elaborate complex so multiplication is not rapid। ये हमारे पास एक स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस क्यों है बेटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहले हमारे पास गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर हमारे पास गैमेट का फ्यूजन होगा, फिर हमारे पास जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट में डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर हमारे पास क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस आती हैं अलग अलग स्टेजेस आती हैं, और अलग अलग स्टेजेस से हमारे पास क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। अलग अलग स्टेजेस आती हैं, है ना। फिर हमारे पास एक फीटस बनता है, उसमें भी हमारे पास आपको पता होगा जेस्टेशन पीरियड, मतलब कि जाइगोट के बनने से लेके हमारे पास जो भी चाइल्ड के बर्थ तक का जो समय होता है उसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और ह्यूमन में जेस्टेशन पीरियड कितना होता है बेटा, ह्यूमन में ये जेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ का। कितना होता है ह्यूमन में जेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ का होता है। उसमें क्या होता है हमारे पास, हर एक मंथ में अलग अलग चीज़ें बनती है।
किसी मंथ में हमारे पास फिंगर्स में लिम्स डेवलप होते हैं, कहीं हमारे पास हार्ट डेवलप होता है, कहीं हमारे पास बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, कहीं हमारे पास बॉडी के ऊपर हेयर्स आते हैं, है ना। अलग अलग मंथ में ये काम होते हैं। तो ये सब चीज़ें वैसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है वो, इस वाली यूनिट का चैप्टर नंबर जो 3 है वो हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि हमारे पास क्या होता है। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम तो कंज्यूम हो रहा है ना, स्लो प्रोसेस है, इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग है ना। इलाबरेट है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स, सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास कितना सिंपल प्रोसेस था, उसमें हमारे पास क्या हो रहा था, उसमें हमारे पास सिर्फ एक इंडिविजुअल था, उससे हमारे पास उसके किसी भी बॉडी पार्ट से हमारे पास टूट के एक नया इंडिविजुअल बन जा रहा था, ठीक है। ना ही तो उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, ना ही उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था, उसमें बस एक नया इंडिविजुअल बन जा रहा था, बस उस ऑर्गेनिज्म के। जैसे कि मेरे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेरा एक हाथ काटा, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ऐसा हो रहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास ऐसा होता है कि किसी इंसान का हाथ काटा, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे पास प्रॉपर गैमेट का फॉर्मेशन होना होता है, फिर उनका फ्यूजन होना होता है, उसके बाद हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन होने से, सेल डिवीजन होने से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देन हमारे पास आता है फेजेस ऑफ फेजेस इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में हमारे पास कौन कौन सी फेजेस होती है? लाइफ साइकिल में हमारे पास 3 फेजेस आती है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज हमारे पास कहाँ आती है? जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज को हम मेनली एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। जबकि वेजिटेटिव फेज जो होती है ना, इसको मेनली हम प्लांट्स में यूज करते हैं, ठीक है, प्लांट्स में यूज करते हैं। और एनिमल्स में के लिए हम क्या यूज करते हैं? जुवेनाइल फेज यूज करते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज हमारे पास होती है, एक हमारे पास सेनेसेंट फेज होती है, ठीक है। हम इनको आगे आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है क्या हो गया, ठीक है, जुवेनाइल फेज, ठीक है। जुवेनाइल फेज या प्री रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज को ही हमारे में क्या बोलते हैं? प्री रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं। रिप्रोडक्शन से पहले वाली फेज प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्शन से बाद वाली फेज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म विद स्लो ग्रोथ सो दैट कैन अटेन अ सर्टेन मैच्योरिटी। देखो, ड्यूरिंग दिस फेज ऑर्गेनिज्म विल स्लो ग्रोथ so that can attain a certain maturity to perform a sexual reproduction। जो हमारी जुवेनाइल फेज होती है बेटा, ये कौन सी फेज होती है? इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो धीरे धीरे क्या करता है? ग्रो करता है। धीरे धीरे ग्रो क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर ना बहुत सारी चेंजेस हो रही होती हैं उस फेज में, ठीक है। जुवेनाइल फेज हमारी कौन सी होती है? बर्थ से लेके हमारे पास ये फेज हमारे पास होती है टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ यहाँ पे आएगा एंड बर्थ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। सेक्सुअल मैच्योरिटी और बर्थ के बीच का जो समय होता है उसको हमारे पास बोलते हैं सेनेसेंट फेज, उसको हमारे पास बोलते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है। बर्थ से लेके सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का जो फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जुवेनाइल फेज बोलते हैं। बर्थ से लेके सेक्सुअल मैच्योरिटी, बर्थ मतलब जब उस इंसान का जन्म हुआ, और सेक्सुअल मैच्योरिटी जो कि हमारे पास ह्यूमन में कितनी होती है? 13 से 14 साल, 13 to 14 ईयर्स के जो इंडिविजुअल होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है या फिर जो ह्यूमन होता है, उसके अंदर हमारे पास सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। तो बर्थ से लेके उसके 13-14 साल तक की उम्र तक के जो उसका जो फेज होगा, उस फेज को हम क्या बोलेंगे बेटा? जुवेनाइल फेज बोलेंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है? देखो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, इस फेज में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म डेवलप एंड मैच्योर ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं,
मैंने आपको क्या बताया 13 से 14 तक की एज तक क्या होती है हमारे पास जुवेनाइल फेज होती है। उसके बाद 14 ईयर्स के बाद से हमारे पास रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाती है। ये वो फेज होती है जिसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होता है ना उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो रही होती है, तैयार हो रही होती है। और ये फेज हमारे पास क्यों आती है, इस फेज का मोटो क्या है हमारे पास, द मोटो ऑफ दिस फेज इज टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग विच मे बी सिमिलर और डिसिमिलर टू द पेरेंट जनरेशन, है ना। इस फेज का हमारे पास मोटो क्या है ना। इस फेज का हमारे पास क्यों ये फेज आती है किसी भी इंसान के फेज में, एक रिप्रोडक्टिव फेज क्यों आती है बेटा, अपनी जनरेशन को, ठीक है, अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए हमारे को क्या है, किस चीज की जरूरत है, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की जरूरत होती है। और वो जो ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे पास इसे ही फेज में आता है, रिप्रोडक्टिव फेज में आता है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो यही मेन मोटो है इस फेज का, टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग विच में बी सिमिलर और डिसिमिलर टू द पेरेंट। मैंने आपको बताया कि सिमिलर और डिसिमिलर कैसे होता है। सिमिलर हमारे पास कैसे होंगे, सिमिलर हमारे पास कैसे होंगे, जैसे कि हमारे पास मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उसमें सिमिलर पेरेंट्स आते हैं, ठीक है। सिमिलर पेरेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, तो उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स की जैसे सिमिलर होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास डिसिमिलर, जैसे कि हम, और सिमिलर हमारे पास सेक्सुअल में भी सिमिलर आते हैं। कई बार हमारे पास क्या होता है, जो ट्विंस होते हैं, है ना, जो भी हमारे पास ट्विंस होते हैं या आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो हमारे पास बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बिल्कुल हमारे आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं वो एकदम एक, क्योंकि उनमें ना एक ही जाइगोट से वो बने होते हैं, ठीक है। आपको सब हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस आप ये समझ लो कि सिमिलर कैसे होता है। डिसिमिलर तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है, क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट्स से हमारे पास जाइगोट आ रहा है, जेनेटिक मटीरियल आ रहा है, तो वो एक ही तो वो फ्यूजन होकर हमारे पास जाइगोट बनाता है, उसका जेनेटिक मटीरियल एक हो जाता है, तो वो हमारे पास इसीलिए पेरेंट से डिसिमिलर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है दिस फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बेटा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्टिव जो फेज होता है या रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो हमारे पास क्या होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि आपको पता होगा ह्यूमन में मैंने आपको बताया कि ये 13 से 14 साल तक का होता है, लेकिन हमारे पास कई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या फिर कई हमारे पास कई ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपने बर्थ के 3 से 4 साल बाद ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो अपने बर्थ से 2 से 3 साल बाद ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। कोई हमारे पास होते हैं कि 10 से 11 साल में रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबका ये जो रिप्रोडक्शन वाला फेज होता है ये हमारे पास अलग अलग टाइम में आता है या फिर सबके लिए डिफरेंट होता है। बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग एंड बेस्ड अपॉन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न देयर आर द टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, प्लांट्स के लिए इन्होंने बोला है कि बेस्ड अपॉन फ्लावरिंग के बेस में एंड फ्रूटिंग पैटर्न के बेस में हमारे पास 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है मोनोकार्पिक और एक हमारे पास होता है पॉलीकार्पिक प्लांट, ठीक है। मतलब प्लांट्स को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसके बेसिस पे, उसके फ्लावरिंग के बेसिस पे और फ्रूटिंग पैटर्न के बेसिस पे, कि उस पर फ्लावर कब आते हैं और फ्रूट्स कब आते हैं, या फ्लावर कैसे आते हैं फ्रूट्स कैसे आते हैं, इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास मोनोकार्पिक होता है, एक हमारे पास पॉलीकार्पिक होता है, ठीक है। ये प्लांट्स के लिए है, एनिमल्स के लिए नहीं है ये, ठीक है। देखो ठीक है, ओके। मोनोकार्पिक प्लांट्स कौन से होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, देखो, दे आर प्लांट विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, आफ्टर फ्लावरिंग दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड डाई। बेटा मोनोकार्पिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं और एक ही बार फ्रूटिंग करते हैं, उसके बाद वो डाई हो जाते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। दे आर प्लांट विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, आफ्टर फ्लावरिंग दे प्रोड्यूस फ्रूट।
फ्लावरिंग के बाद बेटा वो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। चाहे वो 12 साल जिंदा रहें, चाहे वो 24 साल जिंदा रहें, चाहे वो 50 साल जिंदा रहें, चाहे वो 1 लाख साल जिंदा, मतलब वो कितना भी जिंदा रहें, ठीक है, वो जब भी वो मेच्योर होंगे, जितने भी साल में वो अपने आप को मेच्योर करें, मतलब कि जैसे एक प्लांट है, ठीक है, वो 10 साल में मेच्योर हुआ, 10 साल उसको उसके मतलब जर्मिनेशन के बाद 10 साल में अगर उसके बाद उसमें फ्लावरिंग आई और फ्रूटिंग आई तो उसके बाद वो मर जाएगा। मतलब वो 10 साल में एक ही बार वो फ्लावरिंग करेगा और फ्रूटिंग करेगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोकार्पिक प्लांट्स, ठीक है। ऑल एनुअल एग्जाम्पल व्हीट, राइस, मैरीगोल्ड एंड बाइनियल प्लांट्स जैसे कि रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, आर मोनोकार्पिक। बेटा जितने भी हमारे पास एनुअल प्लांट्स होते हैं और बाइनियल प्लांट्स होते हैं वो हमारे पास मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं। एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं? देखो, एनुअल प्लांट्स हमारे पास होते हैं जो कि अपने लाइफ को, जो कि अपने आप को कितने टाइम, जिनमें जिनके मैच्योर होने में एक सीजन लगता है, जिनके मैच्योर होने में एक सीजन का टाइम पीरियड लगता है, उसको हम बोलते हैं, या फिर जो एक साल में ही अपने आप को मैच्योर कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। और जिनके मैच्योर होने में हमारे पास एक साल से ज़्यादा का या फिर 2 साल का समय लगता है उसको हम बोलते हैं बाइनियल प्लांट्स, ठीक है। एनुअल प्लांट्स हमारे पास, एनुअल प्लांट्स का एग्जाम्पल हमारे पास है व्हीट, राइस, मैरीगोल्ड। इनके जो हमारे पास जो इनके मैच्योर होने में या जो इनके डेवलपमेंट में जो समय लगता है वो हमारे पास लगता है लगभग, मतलब एक साल के अंदर ही ये हमारे पास मैच्योर भी हो जाते हैं, इनमें फ्लावरिंग भी आ जाती है, इनमें फ्रूटिंग भी आ जाती है और इनकी हार्वेस्टिंग भी हो जाती है। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं एनुअल प्लांट्स, ठीक है बेटा, ध्यान रखो। और बाइनियल प्लांट कौन से होते हैं? जिनमें 2 साल का समय लगता है उनके मैच्योर होने में, उनमें फ्लावरिंग आने में, उनमें फ्रूटिंग आने में, देन उनकी हार्वेस्टिंग में जब 2 साल लगते हैं तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं बाइनियल प्लांट्स। और इनका एग्जाम्पल है हमारे पास रेडिश एंड कैरेट। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनुअल प्लांट्स और बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे पास ऑलवेज मोनोकार्पिक होते हैं। ऑलवेज मोनोकार्पिक क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा देखो, कोई प्लांट है, अगर वो 1 साल में फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर रहा है और 2 साल में फिर, है ना, उसके बाद उसकी डेथ हो रही है, उसके बाद वो 2 साल में हमारे पास कोई प्लांट है जो 2 साल में आपके पास फ्लावरिंग कर रहा है, फ्रूटिंग कर रहा है, उसकी डेथ हो जा रही है, तो 2 साल में वो कितनी बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर लेगा? एक ही बार कर पाएगा। 1 साल में कितनी बार वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर पाएगा? एक ही बार कर पाएगा। तो बेटा एक ही बार करने पे क्या हो जाती है, 1 साल में वैसे भी उसकी डेथ हो जानी है ना, और वो उतने टाइम पीरियड में एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर सकता है। तो बेटा इसीलिए इसका मोनोकार्पिक होना जरूरी है, ठीक है। मोनोकार्पिक का मतलब क्या था? जो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर रहे हैं उनको हम मोनोकार्पिक बोल रहे थे। और बाइनियल और एनुअल हमारे प्लांट, जो ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे पास 1 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद मर जाएंगे, तो 1 साल और 2 साल में कितनी ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर लेंगे? एक ही बार कर पाएंगे। तो वो हमारे पास मोर स्पेसिफिकली क्या होते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं। अ फ्यू पेरिनियल प्लांट्स आर ऑल्सो मोनोकार्पिक। बेटा ऐसे भी हमारे पास प्लांट्स हैं जो हमारे पास पेरिनियल होते हैं। पहले तो पेरिनियल प्लांट्स कौन से होते हैं? पेरिनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके मैच्योरेशन में, फ्लावरिंग में और फ्रूटिंग में हमारे पास 2 साल से ज़्यादा समय लगता है, उनको हम बोलते हैं पेरिनियल प्लांट्स। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम बोलते हैं पेरिनियल प्लांट्स, ठीक है। एनुअल कौन से थे? जिनके फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, मैच्योरेशन में हमारे पास 1 साल का समय लग रहा था। बाइनियल कौन से थे? जिनके फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और मैच्योरेशन में हमारे पास 2 साल का समय लग रहा था। पेरिनियल होते हैं जिनके मैच्योरेशन में और फ्लावरिंग में और फ्रूटिंग में हमारे पास 2 से ज़्यादा साल का समय लगता है, उनको हम बोलते हैं पेरिनियल प्लांट, ठीक है। तो एनुअल और बाइनियल तो हमारे पास मोनोकार्पिक ही होंगे, क्योंकि 1 साल में और 2 साल में एक प्लांट कितनी बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर लेगा? एक ही बार करता है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं? हमारे पास मोनोकार्पिक होते हैं, एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर पाते हैं। लेकिन पेरिनियल प्लांट हैं जो कि 2 साल से ज़्यादा जी रहे हैं, जिनमें मैच्योरेशन हमारे पास 2 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद आ रहा है, लेकिन फिर भी मोनोकार्पिक है।
मतलब वो प्लांट 10 साल जी रहा है, 12 साल 14 साल जी रहा है, फिर भी उसके वो मोनोकार्पिक है, फिर भी एक ही बार फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस कर पा रहा है। बेटा ऐसे भी प्लांट हमारे पास क्या है, हमारे पास है, अवेलेबल है। ठीक है, इनमें से एक एग्जाम्पल हमें पढ़ाती है एनसीईआरटी, स्ट्रॉबिलिस कुंथियाना। ठीक है, इसको हम नीला कुंजी भी बोलते हैं, स्ट्रॉबिलिस कुंथियाना। फ्लावर वंस इन 12 ईयर। लास्ट टाइम इसने जो फ्लावरिंग करी थी वो सितंबर अक्टूबर 2006 में करी थी। ठीक है, कब करी थी? 2006 में करी थी। तो अब आप लगा लो 2006 के बाद इसके 12 साल कब पूरे होंगे। ठीक है, तब ये फ्लावरिंग करेगा, तब ये क्या करेगा हमारे पास, तब ये फ्लावरिंग करेगा। लेकिन बेटा ये हमारे पास जो एक बार जो प्लांट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर चुका है वो हमारे पास दोबारा नहीं करेगा। ये स्ट्रॉबिलिस कुंथियाना जो होता है ये एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं और उसके बाद ये हमारे पास खत्म हो जाते हैं, फिर हमारे पास नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। ठीक है, द फ्लावरिंग कन्वर्टेड लार्ज टाइम, ये हमारे पास एनसीईआरटी में दे रखा है कि द फ्लावरिंग कन्वर्ट लार्ज टाइम, द फ्लावरिंग कन्वर्ट लार्ज हिली एरिया ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। साउथ की तरफ ये हमारे पास ज्यादातर होता है, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इनटू ब्लू स्ट्रेचेस दैट अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। इट शो मास फ्लावरिंग। बेटा जब इसमें फ्लावरिंग होती है ना ये बहुत सुंदर दिखता है। जिस भी जगह पे ये फ्लावर होते हैं ना वहाँ पे हमारे पास मतलब नीला पूरा ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। मतलब उस समय यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट इनको देखने के लिए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वहाँ का क्या हो जाता है पूरा एनवायरनमेंट, पूरा मतलब कि बहुत सुंदर ये फ्लावर जब खिलते हैं हर जगह। मतलब आप सोचो कि एक ही कलर के फ्लावर हर जगह खिले हैं, कितना प्यारा हमारे पास वो हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास इसमें भी ऐसा ही हो जाता है कि पूरा हर जगह ब्लू 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 कलर के फ्लावर्स खिलते हैं। 2006 में लास्ट टाइम अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में हमारे पास ये फ्लावर खिलता है, 2006 में खिला था। इसके बाद हमारे पास ये 12 साल बाद खिलेगा, है ना। तो हमारे पास क्या होता है ये, लेकिन ये हमारे पास मोनोकार्पिक है बेटा। जो प्लांट्स हमारे पास एक बार फ्लावरिंग कर चुके हैं वो हमारे पास दोबारा फ्लावरिंग नहीं करेंगे, फिर हमारे पास नए प्लांट्स ग्रो होंगे। ठीक है, वो हमारे पास क्या करेंगे, होगा कोई प्लांट हमने आज लगाया, मैंने आज वो प्लांट लगाया तो 12 साल बाद, मतलब 12 साल बाद उसमें फ्लावर आएंगे। और सोचो वो एक बार फ्लावरिंग करने के बाद वो प्लांट मर जाएगा, मतलब एक बार फ्लावरिंग करने के बाद उस प्लांट में कभी दोबारा फ्लावर्स नहीं आएंगे, है ना। तो है ना बेटा ये मोनोकार्पिक, लाइफ में एक ही बार कल है। पेरिनियल है, पेरिनियल क्यों है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा साल इसके मैच्योरेशन में लग रहा है। और हमारे पास ये मोनोकार्पिक क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए बेटा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, पेरिनियल क्या होता है, बाइनियल क्या होता है, अपनी भाषा में आप नोट करिए। उसके बाद हमारे पास पॉलीकार्पिक क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मोनोकार्पिक पढ़ा। पॉलीकार्पिक हमारे पास होते हैं, दे आर पेरिनियल प्लांट विच आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी फ्लावर रैपिडली एट इंटरवल। एग्जाम्पल मैंगो, बनाना, मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट, ग्रेप्स, ऑरेंजेस। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है, देखो पॉलीकार्पिक है, पॉलीकार्पिक का मतलब है कि एक से ज्यादा बार अपने आप में क्या कर रहा है, ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर रहा है। और एक से ज्यादा बार अपने आप में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर रहा है, तो एक बार तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने में लगभग 1 साल का टाइम तो बेटा लग ही जाता है। तो एक से ज्यादा बार कर रहा है, इसका मतलब है कि ये कई बार कर रहा है, बहुत सारी बार कर रहा है, तो बहुत सारे सालों तक जिंदा भी रहेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको पेरिनियल बोल रहे हैं। कि ये मेनली कौन से प्लांट्स होते हैं, पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। कौन, पॉलीकार्पिक मेनली पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। ये 2 से ज्यादा साल तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास, आपको पता है, मतलब मैंगो में तो आपके पास कितनी बार फ्लावरिंग, कोई आपने मतलब बहुत ही कॉमन है कि मैंगो का पेड़ आपके सामने 10, 12, 14 सालों से लगा हुआ है। आपके दादाजी परदादाजी ने कोई आम का पेड़ लगाया होगा, उसमें आज ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती जा रही है। तो वो क्या है हमारे पास, एक तो पॉलीकार्पिक है क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, बार बार हर साल फ्लावरिंग होती है, हर साल फ्रूटिंग होती है, फिर से हर साल फ्लावरिंग होती है, फिर फ्रूटिंग होती है ना। वो प्लांट मर नहीं जाता है एक बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने के बाद, उसकी डेथ नहीं हो जाती, वो हमारे पास करता रहता है मतलब सालों सालों तक। तो वो क्या हो गया, पॉलीकार्पिक हो गया। पेरिनियल क्यों है, क्योंकि भाई फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हर साल कर रहा है तो हर साल जिंदा है, तो इसका मतलब है कि 2 साल से ज्यादा साल तक वो जिंदा है ना। तो इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, पेरिनियल प्लांट बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है,
उसके बाद हमने पहली जो स्टेज पढ़ी वो हमने कौन सी पढ़ी, वो हमने पढ़ी प्री रिप्रोडक्टिव, या फिर हम उसको बोलते हैं जुवेनाइल, या फिर प्लांट्स में हम उसको बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेज। दूसरी हमने पढ़ी रिप्रोडक्टिव स्टेज। तीसरी बेटा हम पढ़ रहे हैं सेनेसेंट। सेनेसेंट फेज कौन सी होती है, टाइम पीरियड बिटवीन रिप्रोडक्शन स्टॉप एंड डेथ। रिप्रोडक्शन के स्टॉप होने के बाद और हमारी मतलब रिप्रोडक्शन के स्टॉप होने के बाद से हमारी डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको हम बोलते हैं सेनेसेंट फेज। कौन सा फेज बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं सेनेसेंट फेज बोलते हैं उसको हम। ठीक है बेटा, सेनेसेंट फेज बोलते हैं। इट इज अ पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। हमको पता है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है ये, रिप्रोडक्शन के बाद का ये समय होता है, तो इसको हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। रिप्रोडक्शन से पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव बोलते हैं। फिर हमारे पास रिप्रोडक्शन आता है, फिर हमारे पास पोस्ट रिप्रोडक्शन आता है। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म exhibit event and processes that have remarkable fundamental similarity even though the structure associated with sexual reproduction indeed very different। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैच्योरिटी आने के बाद, मतलब कि मैच्योरिटी अटेन होने के बाद ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या करते हैं, एग्जिबिट इवेंट एंड प्रोसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलैरिटी। मैच्योरिटी आने के बाद देखो क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक जैसी हमारे पास क्रियाएं होना शुरू हो जाती है, उसका मेटाबॉलिज्म कम होने लग जाता है, उसके पास एजिंग आने उसमें स्टार्ट हो जाती है ना। तो हमारे पास क्या होता है, ये फंडामेंटल सिमिलैरिटी, फंडामेंटल मतलब बेसिक, फंडामेंटल सिमिलैरिटी सब में एक जैसा होगा। इवन दो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। हमको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग, प्लांट्स में अलग है, एनिमल्स में अलग है, एनिमल्स की अलग अलग स्पीशीज में अलग है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, मैच्योरिटी तो एक जैसी आती है, एजिंग भी उनमें सब में होती है, तो इसीलिए हमारे पास उनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी है, जबकि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है वो सब में अलग अलग है। ठीक है, दिस सीक्वेंशियल इवेंट में बी ग्रुप इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। इन सारी सीक्वेंशियल इवेंट को हमारे पास 3 सीक्वेंशियल स्टेज में, मतलब कि एक इंसान की लाइफ में जो मैंने ये आपको 3 फेज पढ़ाए, जुवेनाइल, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर सेनेसेंट, इनको हमें एक सीक्वेंशियल इवेंट में कैसे हम पढ़ते हैं कि मतलब कि सीक्वेंशियली कि अब प्रॉपरली रिप्रोडक्टिव फेज कौन सी होती है, प्री रिप्रोडक्टिव कौन सी होती है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कौन सी होती है, इस तरीके से अब मैं इनको आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमारे पास आती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, हमारे पास क्या आते हैं बेटा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन से जो हमारे पास पहली वाली फेज होती है, कौन सी फेज होती है, जुवेनाइल फेज होती है, या फिर हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव फेज होती है, उसमें हमारे पास कौन कौन से इवेंट होते हैं। ठीक है, अब हम इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जुवेनाइल में कौन सी होती है, रिप्रोडक्टिव में कौन सी होती है, और हमारे पास सेनेसेंट में या फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव में हमारे पास कौन कौन से इवेंट होते हैं। अब हम उन इवेंट्स की स्टडी करेंगे सीक्वेंशियली। ठीक है, तो पहले हमारे पास होती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, दीज आर इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर प्रायर टू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमारे पास वो इवेंट्स है जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे। बेटा ये हमारे पास होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से जो पहले वाला होगा वो हमारे पास हो जाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट, और फर्टिलाइजेशन से जो बाद वाले होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले वाले हमारे पास हो जाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट, और फर्टिलाइजेशन के बाद वाले हमारे पास होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको पता है ना क्या है, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट मिलके, ठीक है, हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट का यहाँ पे क्या हो रहा होता है, फीमेल का हमारे पास यहाँ पे फ्यूजन हो रहा होता है, गैमेट का फ्यूजन होकर हमारे पास यहाँ पे जाइगोट बन रहा होता है। तो बेटा गैमेट के फ्यूजन होने से पहले गैमेट का बनना भी तो जरूरी है,
तो गैमेट का बनना हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है, ठीक है। और हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, उसके बाद जाइगोट बनने के बाद जो भी काम होगा, जो एम्ब्रियो बनेगा, जो भी होगा वो हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा, ठीक है, ठीक है। द टू मेन फर्टिलाइजेशन इवेंट आर two main pre-fertilization events are gametogenesis and gamete transfer, ठीक है। हमारे पास दो सबसे जरूरी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमारे पास क्या है? पहला है हमारे पास गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमेटोजेनेसिस का मतलब, एक मिनट, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब हमारे पास क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमेटोजेनेसिस का मतलब हमारे पास क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। दूसरा हमारे पास क्या है? गैमीट ट्रांसफर, है ना। दूसरा हमारे पास कौन सा इवेंट होता है? गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। तो गैमीट ट्रांसफर आपको पता ही है क्या होता है, गैमेट्स का ट्रांसफर होना। देखो और देखो बेटा क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब हमारे पास होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और गैमीट के ट्रांसफर कैसे होता है? हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी और फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर ही हमारे पास क्या होता है? फीमेल बॉडी के अंदर ही हमारे पास जो यंग वन वो डेवलप होता है। तो गैमीट हमारे पास मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर। ये दोनों जो इवेंट है हमारे पास, ये दोनों जो इवेंट है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे 1 और इसको हम बोलेंगे 2। ये हमारे पास है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट मेल एंड फीमेल। गैमेटोजेनेसिस हमारे पास क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट्स का बनना और फीमेल गैमीट्स का भी बनना, इस बनने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, है ना, फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है गैमीट्स का, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस हमारे पास ना अलग अलग होते हैं, मतलब कि वैसे प्लांट्स के बेसिस मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में देखो, आइसोगैमेट क्या होता है? व्हेन फ्यूजिंग गैमीट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दे आर नोन एज आइसोगैमेट। अगर हमारे पास जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं, जैसे कि एक गैमीट ये है और एक गैमीट ये है,
ये हमारे पास है मेल गैमीट और ये हमारे पास है फीमेल गैमीट। ठीक है बेटा, ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अगर हमारे पास देखो एक जैसे दिख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, आइसोगैमीट्स हैं। ये हमारे पास क्या है, आइसोगैमीट्स हैं। ठीक है, और होमोगैमीट्स भी इनको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोगैमीट। दे आर प्रोड्यूस इन सम एल्गी और फंजाई। और आइसोगैमीट्स हमारे पास किस में होते हैं बेटा, एल्गी में और फंजाई में होते हैं। सम एल्गी, कुछ एल्गी में और कुछ फंजाई में हमारे पास कैसे कैसे गैमीट्स मिलते हैं, आइसोगैमीट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल हमें दे रखा है एल्गी में। एल्गी में हमें कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है, एक तो हमें एग्जाम्पल दे रखा है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा में भी हमारे पास कैसे गैमीट्स मिलते हैं, आइसोगैमीट्स मिलते हैं, मतलब कि उसमें मेल और फीमेल जो गैमीट है ना वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्लेडोफोरा है, दूसरा हमारे पास है क्लेमाइडोमोनास, तीसरा हमारे पास है यूलोथ्रिक, चौथा हमारे पास स्पाइरोगायरा। ये चारों एग्जाम्पल हमारे पास आपने पढ़ा होगा क्लास 11th की एनसीईआरटी में दे रखे हैं बेटा। क्लास 12th में भी दे रखे हैं हमारी एनसीईआरटी में, लेकिन क्लास 11th की एनसीईआरटी में हम एल्गी के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक, स्पाइरोगायरा। फंजाई में हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है राइजोपस का। इनमें क्या होते हैं, हमारे पास आइसोगैमेटिक होते हैं। ये आइसोगैमेट, इनके जो गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हमारे पास सेम होते हैं। ठीक है, मतलब आइसोगैमेटिक होते हैं, सेम दिखने वाले होते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सेम, इसको हम बोलते हैं आइसोगैमेटिक। हेट्रोगैमेटिक हमारे पास होते हैं व्हेन द फ्यूजिंग गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। ठीक है, हमारे पास इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमीट भी बोलते हैं। जब हमारे पास वो जो फ्यूज होने वाले गैमीट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, साइज में भी डिफरेंट हो सकते हैं, शेप में भी डिफरेंट हो सकते हैं, उनको हम हेट्रोगैमेटिक बोलते हैं। देखो बेटा, मैंने क्या बोला था, कुछ एल्गी में हमारे पास होमोगैमेटिक होते हैं, कुछ हमारे पास हेट्रोगैमेटिक भी होते हैं। हेट्रोगैमेटिक एल्गी हमारे पास होता है फ्यूकस, वॉल्वॉक्स और कारा। फ्यूकस, वॉल्वॉक्स और कारा। ठीक है, ऑल ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। In such organism, male gamete is called anthrazoids and sperm, and female gamete is called egg or ovum. बेटा हेट्रोगैमेटिक मैंने आपको बताया क्या होता है, मेल और फीमेल हमारे पास डिफरेंट दिखते हैं। तो बेटा एल्गी में हमारे पास क्या होता है, होमोगैमेटिक भी हो सकता है और हेट्रोगैमेटिक भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ये हमारे पास हमेशा हेट्रोगैमेटिक होंगे। इनका मेल और फीमेल हमारे पास हमेशा अलग अलग दिखेगा। मेल को हम बोलते हैं एंथ्रेजॉइड्स और स्पर्म तो हम किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। हम भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस, तो हमारे में भी मेल गैमीट को स्पर्म बोलते हैं। और हमारे पास एग हमारे पास प्लांट पे भी यूज कर सकते हैं, एनिमल्स पे भी यूज करते हैं, लेकिन मेनली हम क्या यूज करते हैं, मेनली हम ओवम यूज करते हैं एनिमल्स में। ठीक है, और बेटा ऑलवेज हेट्रोगैमेटिक होंगे। एल्गी हमारे पास होमोगैमेटिक भी हो सकता है, हेट्रोगैमेटिक भी हो सकता है। एल्गी के बाद हमारे पास ब्रायोफाइट आता है, दूसरा किंगडम टेरिडोफाइट आता है, फिर क्लास हमारे पास ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आता है। और ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इनके जो गैमेट्स होते हैं वो हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट दिखने वाले होते हैं। हम उनको देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेल गैमेट है, कौन सा फीमेल गैमेट है। उनकी साइज भी डिफरेंट होता है, उनका शेप भी डिफरेंट होता है। लेकिन एल्गी में सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सेम मैंने आपको बता दिया किस किस में होता है, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, और हमारे पास किस में होता है, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रक्स और क्लैडोफोरा में होता है। ठीक है, और डिफरेंट हमारे पास होता है फ्यूकस, वॉल्वॉक्स और कारा। ये हमारे पास सारे एल्गी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखो इसमें एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे भी रखा है। पहला एग्जाम्पल किसका है, होमोगैमेटिक का है। और होमोगैमेट भी किस में है, ये आइसोगैमेट, ये हमारे पास एल्गी है, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा हमारे पास क्या है, एक टाइप का, क्लेडोफोरा हमारे पास एक टाइप का एल्गी है। ठीक है, क्लेडोफोरा एल्गी, समझ आ रहा है आपको। क्लेडोफोरा का एग्जाम्पल है, ये हमें एनसीईआरटी में दे रखा है, ये डायग्राम क्लेडोफोरा का डायग्राम है ये। जो दूसरा हमारे पास जो दूसरा है हमारे पास, वो हमारे पास ये वाला जो है, ये हमारे पास है फ्यूकस का, और फ्यूकस भी आपके पास एक एल्गी है। और ये तो हमें आपको देखने से आइडिया लग रहा होगा कि ये किसका है, ह्यूमन में।
ठीक है, देखो क्लेडोफोरा भी एक एल्गी है। क्लेडोफोरा बेटा एक एल्गी है। जो ये वाला जो क्लेडोफोरा है इसमें हमारे पास होमोगैमेट्स हैं। होमोगैमेट्स है मतलब आपको देखने से पता लग रहा है क्या कि कौन सा मेल होगा हमारे पास और कौन सा फीमेल होगा? नहीं देखने से पता लगता कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, इसलिए ये हमारे पास होमोगैमेटिक है। इनको मॉर्फोलॉजिकली ये हमारे पास सिमिलर हैं। बेटा ऑफ कोर्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, एनाटॉमिकली तो सिमिलर नहीं होंगे। अगर एनाटॉमिकली सिमिलर हो जाएंगे तो फिर मेल और फीमेल बचेंगे ही कैसे? मेल और फीमेल वो रहेंगे ही नहीं, है ना। उनके अंदर से तो वो डिफरेंट होते हैं लेकिन दिखने में वो सेम होते हैं। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है, तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हमारे पास क्लेडोफोरा में होते हैं सेम। हमारे पास फ्यूकस में होते हैं हेट्रोगैमेट। देखो एक मेल गैमेट है, छोटा हमारे पास जो होता है वो हमारे पास हमेशा मेल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और ये हमारे पास ओवम होगा या फिर एग होगा। ठीक है, एग होगा फीमेल वाला जो होता है। उसके बाद हमारे पास ह्यूमन में तो आपको पता है ये स्पर्म है, देखा ही होगा आपने कभी ना कभी बेटा, साइंस के स्टूडेंट्स हो आप लोग। और ये हमारे पास ओवम है, ठीक है। और ये हमारे पास हेट्रोगैमेटिक होते हैं क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट है और अंदर से एनाटॉमिकली तो डिफरेंट होंगे ही होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ गैमेट। हाँ ये देखो ना, टाइप ऑफ गैमेट लिखा है। क्लेडोफोरा में हमारे पास एल्गी में जो हमारे पास ये जो पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल, ये पहला वाला हमारे पास क्लेडोफोरा, दूसरा हमारे पास है फ्यूकस। तो दोनों देखो आइसोगैमेट है ना, देखो आइसोगैमेट सेम एक जैसे दिख रहे हैं। हेट्रोगैमेट्स हैं, अलग अलग दिख रहे थे, फ्यूकस में अलग अलग दिख रहे थे, दोनों एल्गी हैं। और हेट्रोगैमेट हमारे पास होमोसेपियंस में या फिर ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में भी हेट्रो है, एल्गी फ्यूकस में भी हेट्रो है और ऊपर वाले में हमारे पास आइसो है। दूसरा हमारे पास देखो क्या बोला है इन्होंने कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट्स के बनने के दौरान हमारे पास सेल डिवीजन कैसे होता है? तो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, दैट इज दे possess only one set of chromosome or genome through the parent body producing gamete may be either haploid or diploid। देखो जो भी हमारे पास जो भी गैमेट्स होते हैं ना बेटा, वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे। वो कैसे होंगे? वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे क्योंकि जब वो हैप्लॉइड होंगे तभी तो बेटा उनके फ्यूजन से एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, हैप्लॉइड होंगे ऑलवेज, जो गैमेट होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। एज गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, सो श्योरली इन हैप्लॉइड पेरेंट गैमेट आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोटिक डिवीजन। बेटा हमें पता है कि हैप्लॉइड ऑलवेज जो गैमेट्स होंगे वो ऑलवेज हैप्लॉइड होंगे। तो ऐसे पेरेंट जो खुद से पहले से ही हैप्लॉइड है ना, जो पहले से ही हैप्लॉइड है, तो उनमें जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो हमारे पास माइटोटिक डिवीजन से होगा। ऐसे पेरेंट जो पहले से ही एन है तो बेटा उनमें क्या है? मियोसिस होगा। उनमें कभी मियोसिस नहीं होता है, उनमें माइटोसिस से ही हमारे पास गैमेट्स बनते हैं। माइटोसिस मतलब कि इक्वेशनल डिवीजन तो होगा लेकिन इक्वेशनल होगा, उनकी प्लॉइडी चेंज नहीं होगी। तो ऐसे एनिमल्स में हमारे पास माइटोटिक डिवीजन होता है, ऐसे पेरेंट्स में हमारे पास माइटोटिक डिवीजन होता है जो पहले से ही हैप्लॉइड है। ठीक है, ओके ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इट इज सीन इन सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ग्रुप एल्गी, फंजाई एज वेल एज ब्रायोफाइट्स। ठीक है, कुछ एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं बेटा जो ना खुद से पहले से ही हैप्लॉइड होते हैं। तो उनमें जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं ना, उनमें जो वो प्रोड्यूस होते हैं, गैमीट प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास कैसे होते हैं? वो हमारे पास माइटोसिस से होते हैं। ठीक है, उनमें मियोसिस नहीं होता है। ओके ठीक है, देन हमारे पास आगे आता है, आपको समझ आ गया होगा है ना कि गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास कैसे होता है। जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उनमें तो किससे होगा? मियोसिस से होगा, और जो हमारे पास हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उनमें माइटोसिस से होगा।
अब हमारे पास आता है इन प्लांट बिलोंगिंग टू द ग्रुप टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एंड एनिमल्स द पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉयड। लेकिन जो हमारे पास टेरिडोफाइट होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं और हमारे पास एनिमल्स होते हैं, उनमें जो पेरेंटल बॉडी होती है वो बेटा कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। हेयर रिडक्शनल डिवीजन अकर बिफोर और एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन द सेल्स कॉल्ड गैमीट मदर सेल्स। और फिर जो सेल्स बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, गैमीट मदर सेल्स बोलते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म में हमारे पास, देखो मैंने आपको क्या बताया कि एल्गी में और कुछ ब्रायोफाइट्स में क्या होता है बेटा, एल्गी में और एल्गी फंजाई एज वेल एज ब्रायोफाइट्स में हमारे पास क्या होता है, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि सारी एल्गी, सारी ब्रायोफाइट, सारे फंजाई हमारे पास क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, लेकिन जो हैप्लॉइड होते हैं उनमें जो हमारे पास गैमीट्स बनेंगे वो हमारे पास माइटोसिस से बनेंगे। लेकिन हमारे पास एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की जो बॉडी होती है वो हमारे पास डिप्लॉयड होती है, तो उनमें हमारे पास मियोसिस होता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है जो रिडक्शनल डिवीजन अकर बिफोर एंड एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, और वो जो रिडक्शनल डिवीजन होता है वो हमारे पास या तो गैमीट के फॉर्मेशन से पहले होगा या फिर गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान होगा। ठीक है, और ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, गैमीट मदर सेल्स बोलते हैं। जिन सेल से हमारे पास गैमीट्स बनते हैं उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, गैमीट मदर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जिनमें हमारे पास डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी में ना एक पेज दे रखा है हमको, एनसीईआरटी में एक पेज दे रखा है जिसमें हमें ना कुछ यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और उनमें हमारे पास इन्होंने क्रोमोसोम नंबर इन मियोट्स 2n दे रखा है, क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट। मतलब कि इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम नंबर है। मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म के, मतलब क्या, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिख लेती हूँ, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, बॉडी लिख लेते हैं। ठीक है, और ये जो उसके गैमीट्स हैं, गैमीट्स n है और ऑर्गेनिज्म 2n है। तो बेटा जैसे ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के अंदर जो क्रोमोसोम होता है डिप्लॉयड में वो कितना होता है, 46 होता है। लेकिन हमारे पास जो n होता है, जो कि उसके जो गैमीट्स होते हैं वो हमारे पास 23 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद हाउस फ्लाई में 12 है, तो इन्होंने बोला हुआ कि इसका हाफ कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हाफ हमारे पास, कितना हो जाएगा 12 का हाफ, 6 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास देखो 21 हमारे पास अगर गैमेट में है तो इसकी जो बॉडी रही होगी, जो पेरेंट की बॉडी रही होगी वो कितना हो जाएगा, 21 का फुल कितना हो जाता है, 21 का डबल कितना होता है, 42। क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं ना गैमेट्स में, तो हाफ गैमेट्स का हमें हाफ दे रखा है, तो हमें पूरे ऑर्गेनिज्म का 78 का फुल कितना होता है बेटा हमारे पास, 78 का हमारे पास कितना होता है, 78 का डबल, 8 8 16 8 8 16 156 हो जाता है। 78 का हमारे पास जो डबल होता है वो हमारे पास कितना होता है बेटा, 156 होता है। कैट में हमारे पास कितना है, ये हमें 19 दे रखा है, 19 हमें यहाँ पे दे रखा है, एक मिनट, अबे सिंगल है ना यहाँ पे, तो 78 का हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, हाफ की 36 होता है, हाफ करना है ना हमें। फिर 19 का हमारे पास डबल कितना हो जाएगा, अगर 19 गैमीट्स में है तो हमारे पास पेरेंट में कितने हो जाएंगे, 38 आई थिंक होंगे, है ना, 38 होंगे। उसके बाद हमारे पास अगर 8 हमारे पास फ्रूट फ्लाई में है, बॉडी में है, तो हमारे पास इसका हाफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 630 का हमारे पास फुल कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 34 का हाफ कितना होता है हमारे पास, 17 होता है। 12 का हमारे पास डबल कितना होता है, 24 होता है। 20 का हाफ कितना होता है हमारे पास, 10 होता है। 24 का डबल कितना होता है हमारे पास, 48 होता है। 380 का डबल कितना हो, 380 का हाफ कितना होता है हमारे पास, 380 का हाफ आई थिंक होता है, 380 का हाफ कितना होता है, 380 का हाफ कितना होता है,
140, ठीक, कितना होता है बेटा 140, 160 सॉरी 160, और 8 का हमारे पास डबल कितना होता है 8 का 60, ठीक है। तो ये आपको ऐसी अपनी एनसीईआरटी में लिखना है, अपनी एनसीईआरटी में इसको लिख देना। आप वहाँ पे टेबल बनी होगी, आपको पूछ सकता है डायरेक्टली, आपको याद भी ये करने होते हैं, मतलब आपको याद होने चाहिए कि किस ऑर्गेनिज्म के, आप अगर एक साइड के याद कर लो तो आपको दूसरी साइड के याद हो जाएंगे। अगर आप एक साइड के मतलब गैमेट्स में याद कर लोगे तो आपको जस्ट डबल करना पड़ेगा कि उसके ऑर्गेनिज्म में कितने होते हैं, मतलब कि बिना मियोसिस में उसमें कितना होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास गैमेट्स में है तो उसके जस्ट डबल इसकी बॉडी में हो जाएंगे, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, है ना। और ठीक है, उसके बाद हम आगे का है हमारे पास बेटा 190, 160 नहीं होगा, ये 190 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है ना, ओके। 680 हमारे पास 34 का हाफ 70, ठीक है। देख लेना आप, बाकी डबल कर देना अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी क्या होता है। देखो, लोअर ऑर्गेनिज्म इन मोस्ट ऑफ द लोअर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म टू फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। हमारे पास जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैंने आपको बताया ना कि ब्रायोफाइट और कुछ एल्गी और फंजाई ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास वो क्या हो गया बेटा लोअर ऑर्गेनिज्म हो गए। हायर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, या फिर हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए। वो हम एनिमल्स में भी कुछ लो होते हैं उनमें भी, लेकिन जो हायर एनिमल्स होते हैं, हम जैसे हायर एनिमल्स हैं तो हम क्या हो गए, हायर ऑर्गेनिज्म हो गए। लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोअर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, हमारे पास जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, होमोगैमेट होते हैं, होमोगैमेटिक होते हैं। इफ दिस गैमेट बिलोंग्स टू द सेम पेरेंट देन सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड होमोथैलिक। एग्जाम्पल फंजाई में हमारे पास जैसे म्यूकर में हो गया, म्यूसिडियम, म्यूकर याद रखो, आपको ये पूरा नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ म्यूकर याद रखो। देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास जो गैमेट है ना, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी हमारे पास अगर सेम बॉडी से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे होम्योथैलिक। क्या बोलेंगे, होम्योथैलिक, ठीक है। और ये हमारे पास फंजाई में इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है म्यूकर का। बाकी व्हेन दीज गैमेट बिलोंगिंग टू द डिफरेंट पेरेंट देन दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेट्रोथैलिक। अगर डिफरेंट पेरेंट्स से हमारे पास अगर गैमेट्स आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोथैलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, हेट्रोथैलिक। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया पपाया, पपाया में हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट पेरेंट्स से हमारे पास वो आते हैं, गैमेट्स आते हैं, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म, इन हायर ऑर्गेनिज्म या इन हायर प्लांट देयर आर वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन एंड दिस इज द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इसीलिए हमारे पास इसीलिए हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास मेल है और कौन सा हमारे पास फीमेल है, ठीक है। मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको हम देखने से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन है, कौन सा फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंजियोस्पर्म possess flowers as a reproductive structure. The male sex organ is called stamen and female sex organ occur in the same flower. Then these plants are called bisexual plant. Example हो गया चाइना रोज। देखो बेटा क्या होता है, कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, सेम ही फ्लावर के अंदर, सेम ही प्लांट के अंदर, सेम ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब बाई मतलब टू, सेक्सुअल मतलब सेक्स, दोनों सेक्स प्रेजेंट है सेम प्लांट के अंदर, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। और ये हमारे पास होते हैं चाइना रोज में। चाइना रोज में बेटा देखो, चाइना रोज ये आप प्लांट समझ लो, चाइना रोज का प्लांट है। इसमें क्या होगा, जो एंथर होगा ना, ये देखो ये एंथर है, एंथर भी वहीं पे होगा और हमारे पास स्टेमेन भी वहीं पे होगा प्रेजेंट हमारे पास, है ना।
ऐसे हमारे पास। तो एंथर और स्टेमेन, सॉरी एंथर और हमारे पास कार्पल, मतलब एंथर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी, एंथर के अंदर हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास क्या होते हैं, कार्पल के अंदर होते हैं। तो एंथर और कार्पल हमारे पास सेम प्लांट में, स्टेमेन और कार्पल हमारे पास सेम प्लांट में है, अगर सेम ही फ्लावर में है तो इसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसको हम कौन सा फ्लावर बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। इफ फ्लावर पजेस ओनली स्टेमेन और कार्पल, अगर इस फ्लावर में, अगर किसी फ्लावर में एक फ्लावर है, ठीक है, एक हमारे पास ये फ्लावर है, एक हमारे पास ये फ्लावर है, अगर इस फ्लावर में सिर्फ हमारे पास स्टेमेन है और इसमें हमारे पास सिर्फ, इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ कार्पल है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कार्पल है, यहाँ पे कार्पल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इनको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। मेल और फीमेल गैमेट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर से प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखो बेटा, डिफरेंट फ्लावर के डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर से अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो यूनिसेक्सुअल। सेम ही फ्लावर में, सेम ही प्लांट में, सेम ही प्लांट के सेम फ्लावर में अगर हमारे पास क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब सेम में दोनों सेक्स प्रेजेंट है, सेम बॉडी में दोनों सेक्स प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल। अलग अलग बॉडी में अलग अलग सेक्स प्रेजेंट है तो यूनिसेक्सुअल हो जाएगा वो, ठीक है। चलो आगे हमारे पास आता है, व्हेन मेल फ्लावर staminate and female flower pistillate are present on same plant body, such plant are called monoecious plant. cucumber, coconut and maize। देखो जब हमारे पास मेल फ्लावर, when male flower staminate and female flower को हम pistillate बोलते हैं, are present on the same plant body, तो उन प्लांट को हम बोलते हैं मोनोशियस प्लांट। उन प्लांट्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस प्लांट बोलते हैं। जब हमारे पास, जो हमारे पास पहले वाली बात हो रही थी ना बेटा, वो हमारे पास क्या हो रही थी, वो हमारे पास हो रही थी फ्लावर की बात हो रही थी बेटा। देखो अगर एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। कौन सा फ्लावर बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर हमारे पास वो अलग अलग फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है ना, अलग अलग फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये हमारे पास हो गई फ्लावर की बात, है ना। इफ फ्लावर possess ओनली स्टेमन और कार्पल देन दीज प्लांट्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल प्लांट। उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स बोलेंगे। ये तो हमारे पास हो गई फ्लावर की बात। उसके बाद हमारे पास ये पूरे प्लांट बॉडी की बात हो रही है कि अगर हमारे पास, देखो इन्होंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये इन्होंने, इसको हम, ये हमारे पास है स्टेमन और ये हमारे पास है कार्पल, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि व्हेन मेल एंड फीमेल, when male flower staminate and female flower pistillate are present on the same plant body, such plants are monoecious। एग्जाम्पल हो गया कुकुरबिट्स, सॉरी कुकुम्बर में बोलती, कुकुरबिट्स, हाँ कुकुम्बर में ही, कुकुम्बर भी कुकुरबिट्स में आता है, कुकुरबिट फैमिली का है। कोकोनट और मेज, तो इन प्लांट्स में क्या होता है, इन प्लांट्स में हमारे पास मतलब कि मोनोशियस प्लांट है, इसका मतलब है कि हमारे पास सेम ही प्लांट में मोनोशियस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना देखो, दोनों चीज को आपको ना उल्टा करके पढ़ना होगा। आप ना ये समझो कि उसका जस्ट उल्टा ही है। इसमें क्या हो रहा है कि मोनोशियस, मोनोशियस मतलब एक ही प्लांट में दोनों प्रेजेंट है, एक ही प्लांट में, ये प्लांट की बात हो रही है, तो एक ही प्लांट में अगर दोनों सेक्स प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे मोनोशियस प्लांट, ठीक है। ये हमारे पास कुकुम्बर में हो रहा है, कोकोनट में, कुकुरबिट्स में हो रहा है, कोकोनट में हो रहा है और हमारे पास मेज में हो रहा है। हाउएवर इफ दे आर प्रेजेंट on separate plant body then these plants are known as a dioecious plant, ठीक है।
ऐसे प्लांट हमारे पास जिनमें ये हमारे पास दोनों अलग अलग प्लांट बॉडी में प्रेजेंट हैं, तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, उन प्लांट्स को हम बोलेंगे डाइशियस प्लांट, ठीक है। और एग्जाम्पल किसमें हमारे पास डेट, पाम और पपाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दे रखिए, आपको याद होना चाहिए कि मोनोशियस का एग्जाम्पल कौन सा होता है और डाइशियस का एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा होता है। मोनोशियस का एग्जाम्पल हमारे पास होता है कुकुरबिट, कोकोनट और मेज। कौन सा होता है बेटा, कुकुरबिट, कोकोनट और मेज। जबकि हमारे पास जो डाइशियस का एग्जाम्पल है, डाइशियस का मतलब है हमारे पास कि दो अलग अलग बॉडी चाहिए, मेल बॉडी अलग चाहिए, फीमेल बॉडी अलग चाहिए, बॉडी ही अलग चाहिए पूरी, समझ आई बात, बॉडी अलग चाहिए, ठीक है। हमारे पास आपने देखा होगा पपाया का प्लांट ना कभी भी अगर कोई भी लगाता है ना तो पेयर में लगाते हैं, पेयर में लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास क्या हो गया, गैमीट का फ्यूजन हो सके, अलग अलग बॉडी से गैमीट्स आके हमारे पास ट्रांसफर हो सके, और हमारे पास तब जाके क्या होता है, नए पपाया, मतलब जब भी हमारे पास उनमें फर्टिलाइजेशन होता है होना होगा तो हमारे पास क्या होगा, गैमीट का ट्रांसफर होगा। जब आप रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन होता है, कैसे हमारे पास पपाया में पॉलिनेशन होता है, कैसे हमारे पास मतलब कि एक ही फ्लावर में, एक ही फ्लावर के एक ही प्लांट में जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए मोनोशियस क्या होता है, डाइशियस क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, ठीक है। और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है। मोनोशियस का मतलब है कि एक ही प्लांट में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है ना। हमारे पास दोनों फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर जब प्रेजेंट होते हैं, या फिर मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर जब एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोशियस। और जब हमारे पास वो अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइशियस बोलेंगे। अब हमारे पास आता है गैमीट। पहला हमारे पास क्या था, गैमीट फॉर्मेशन। पहला आपने क्या, कौन सा आपने प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है उसका आपने पहला इवेंट आपने क्या पढ़ा था, पहला इवेंट आपने पढ़ा था गैमीट फॉर्मेशन। दूसरा इवेंट बेटा हम पढ़ते हैं गैमीट ट्रांसफर का इवेंट। कौन सा इवेंट पढ़ते हैं, गैमीट ट्रांसफर। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, compatible gamete must be physically brought together to facilitate the fusion। देखो गैमेट्स बन गए, अब हमारे पास compatible gamete। compatible gamete का मतलब क्या होता है, compatibility हमारे पास, compatible मतलब कि जो मिलने के लायक होते हैं, compatible होते हैं, एक दूसरे के लिए सही होते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपैटिबल बोलते हैं, है ना। एक गैमेट जो है वो दूसरे गैमेट पे जब डिपेंड, उसको हम बोलते हैं कंपैटिबल, ठीक है। तो जो कंपैटिबल गैमेट्स होते हैं वो हमारे पास जब फिजिकली दोनों मिलते हैं तो हमारे पास जब उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या फिर सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है। इन न्यू फंजाई एंड एल्गी बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। फंजाई और एल्गी में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों हमारे पास क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। बट इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। देखो फंजाई में और एल्गी में क्या होते हैं, दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, दोनों मोटाइल होते हैं, दोनों अपने आप को किसी भी वाटर में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और दोनों फिर क्या करते हैं, मूव करके एक दूसरे के पास आते हैं, फिर उनमें क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ फंजाई और एल्गी के अलावा जो भी बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हमारे पास क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है ना वो मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, वो हमारे पास नॉन मोटाइल। सो देयर इज नीड ऑफ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव। तो इसीलिए हमको ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिनमें हमारे पास मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल हमारे पास नॉन मोटाइल होता है, उसमें हमें मेल को ट्रांसफर करने के लिए कुछ क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, जिनमें कईयों में तो ये मीडियम एयर है, कईयों में ये मीडियम वाटर है ना, कईयों में ये इवेंट हमारे पास कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन के दौरान हमारे पास जो मेल गैमेट है वो फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास है। ये हमारे पास बेटा, मैंने आपको अभी ये पढ़ाया भी था कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ये हमारे पास बेटा एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा का। किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, ये क्लैडोफोरा का एग्जाम्पल है हमारे पास। क्लैडोफोरा में देखो, क्लैडोफोरा में क्या होता है, ठीक है, इन फ्यू फंजाई एंड एल्गी। क्लैडोफोरा में हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है, ओके,
ठीक है, हो गया। उसका ठीक क्लेडोफोरा का हमें दे रखा, क्लेडोफोरा में ये हमारे पास ये एक्चुअली हिंदी में लिखा है, क्लेडोफोरा में हमारे पास फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रहा है। ये देखो दो अलग अलग गैमीट से, एक इनमें से मेल गैमीट होगा, एक इनमें से फीमेल गैमीट होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इनका फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूजन में लिख लेती हूँ, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जाइगोट बन रहा है, ठीक है। आगे हमारे पास इन एल्गी ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट वाटर इज द मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर। बेटा एल्गी में, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में हमारे पास कौन सा होता है, आपको पहले ये तो पता है ना कि एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट होते क्या हैं, आपने 11th में बेटा पढ़ा होना चाहिए कि एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट क्या चीजें होती हैं, है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप इनको अभी तो याद कर लो, है ना। एग्जाम में आपके पास डायरेक्टली वहाँ पे लिखने को आएगा कि कौन कौन से, मतलब कि किस किस में ऐसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा। प्लांट किंगडम के अंदर हमारे पास, प्लांट किंगडम आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने अलग अलग आप पढ़ते हो, है ना। आप एल्गी पढ़ते हो, ब्रायोफाइट पढ़ते हो, टेरिडोफाइट पढ़ते हो, जिम्नोस्पर्म पढ़ते हो, एंजियोस्पर्म पढ़ते हो, है ना। अलग अलग फाइलम पढ़ते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं ये, ठीक है। एल्गी क्या होता है, ब्रायोफाइट क्या होता है, टेरिडोफाइट क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास एल्गी आते हैं। एल्गी हमारे पास थैलेस साइज स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही कम डेवलप होते हैं। फिर हमारे पास ब्रायोफाइट आता है, उनमें थोड़ा सा और डेवलपमेंट। फिर टेरिडोफाइट आते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म हमारे पास आते हैं, उनमें सीड प्रोड्यूस होते हैं। सीड हमारे पास क्या होते हैं, पहली बार जिम्नोस्पर्म में दिखते हैं। फिर हमारे पास, लेकिन उनमें जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म का एक सबसे मेन कैरेक्टर है कि सीड्स होते हैं लेकिन नेकेड होते हैं। फिर एंजियोस्पर्म होते हैं। एंजियोस्पर्म में हमारे पास क्या होते हैं, सबसे एडवांस जो प्लांट्स हैं आज हम अपने आसपास देख रहे हैं वो सारे एंजियोस्पर्म हैं। उनमें सीड होता है, फ्रूट्स हमारे पास, फ्लावरिंग होती है ना। तो ये सब हमारे पास होते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना जरूरी है। तो हमारे पास जो एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट है, क्योंकि ये हमारे पास प्रिमिटिव है, इसीलिए इनको मीडियम चाहिए अपने गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ मटीरियल, अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल बॉडी। देखो वाटर में हमारे पास क्या होंगे, गैमेट प्रोड्यूस होंगे। मेल ने क्या करा, वाटर में अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करा। अब बेटा वाटर में तो वो कहीं भी चले जाएंगे इधर उधर, ऐसा तो है नहीं कि फीमेल के पास ही जाके रुकेंगे। कुछ वेस्ट हो जाएंगे हमारे पास, कुछ हमारे पास इधर चले जाएंगे, कुछ कहीं और चले, कुछ कहीं अटक जाएंगे, है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि सारे गैमेट जाके फीमेल गैमेट से ही मिलेंगे। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए टू कंपनसेट दिस लॉस द गैमेट, द नंबर ऑफ द मेल गैमेट प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड टाइम द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस। इसीलिए हमारे पास बेटा जो मेल गैमेट होते हैं वो फीमेल गैमेट से 1000 गुना ज़्यादा टाइम क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि जब 1000 बार प्रोड्यूस होंगे तभी जाके कुछ गैमेट जाके फीमेल गैमेट के पास क्या होंगे, फ्यूजन के लिए पहुंच पाएंगे। बाकी तो बीच में ही बाकियों का लॉस हो जाएगा, ठीक है। In seed plant, both male and female gamete are non-motile. Here, pollen grain are the carrier of the male gamete and ovule has egg. As male gamete is non-motile, so it cannot swim through the water mediums to reach a female gamete. Rather, pollen tubes serve this purpose. देखो अब सीडेड प्लांट में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट हमारे पास दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। सीडेड प्लांट में दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल होते हैं। तो हेयर पॉलन ग्रेन आर कैरियर ऑफ पॉलन ऑफ मेल गैमेट। तो देखो जब हमारे पास देखो मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है, फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है, तो बेटा इन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को का मिलन करवाने के लिए हमारे पास कुछ, प्रकृति ने हमारे पास कुछ ऐसे चीज़ों का मतलब डेवलपमेंट किया जिससे कि हमारा मेल और फीमेल गैमेट क्या हो सके, मिल सके। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है बेटा, मेल गैमेट्स हमारे पास क्या होता है, पॉलन ग्रेन होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आपने सुना होगा, पॉलन ग्रेन क्या होता है। पॉलन ग्रेन हमारे पास, पॉलन ग्रेन्स के अंदर हमारे पास मेल गैमेट होते हैं। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट्स नहीं होते, पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। तो हेयर द पॉलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ द मेल गैमेट। तो पॉलन ग्रेन हमारे पास क्या है बेटा, कैरियर है। पॉलन ग्रेन हमारे पास क्या है, कैरियर है मेल गैमेट के। एंड ओव्यूल हैज एग, और ओव्यूल हमारे पास क्या है बेटा, एग का, मतलब ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग होता है। और पॉलन ग्रेन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। और उन दोनों को हमारे, आपको पता है कि क्या होता है
बेटा हम डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर में बस मैं आपको बेसिक्स चीज़ें बताना चाहती हूँ कि आपको मतलब बेसिक्स पता हो क्या होते हैं, है ना। अगले चैप्टर में मैं आपको डिटेल में मतलब बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, एंथर क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, ओवरी क्या होता है, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम ज़्यादा डिटेल इसीलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैसे ये चैप्टर मतलब हट चुका है ना, और इसमें ज़्यादातर चीज़ें ना ये लर्न करने वाली हैं। जब आप आगे के चैप्टर समझोगे ना तो आपको ये चैप्टर मतलब 1000 गुना ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा फिर, है ना। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को मतलब जल्दी से थोड़ा ख़त्म करेंगे, और चीज़ें आपको मैं बताते हुए सारी चीज़ें बताते हुए चल रही हूँ, लेकिन ये है कि मैं आपको अभी ऐसे डायग्राम में मतलब डायग्रामेटिकली चीज़ों को नहीं समझा पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आगे सारी चीज़ें आपको बतानी ही है ना। तो इसीलिए मैं आपको बस एक बारी मैं आपको बस ये बता देना चाहती हूँ कि एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। अब वहाँ पे पूरा प्रोसेस को हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, चाहे वो ह्यूमन में हो चाहे वो प्लांट्स के लिए हो, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इसीलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लो। एज द मेल गैमेट इज नॉन मोटाइल सो इट कैन नॉट स्विम थ्रू वाटर। हमको पता है कि तो मेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है तो वो वाटर से स्विम नहीं होके जा सकता, इसीलिए हमारे पास फीमेल गैमेट के पास जाने के लिए उसके पास पॉलन ट्यूब होती है। तो पॉलन ट्यूब होती है जो हमारे पास जो पॉलन ग्रेन है ना, वो पॉलन ग्रेन हमारे पास क्या करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। फिर पॉलन ट्यूब हमारे पास क्या करती है, फीमेल गैमेट के अंदर जो भी हमारे पास ओव्यूल है उसके अंदर एंटर करती है, और वहाँ पे जाके वो मेल गैमेट्स को छोड़ता है, प्रोड्यूस छोड़ता है, और जो एग होता है और जो मेल गैमेट होते हैं उन दोनों में फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट बनता है, और फिर आगे जाके फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देखो यहाँ हमारा अब प्री रिप्रोडक्शन वाले जो इवेंट है वो ख़त्म होते हैं। 2 ही इवेंट हमने पढ़े, एक हमने गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ा, दूसरा हमने गैमेट का ट्रांसफ़र पढ़ा, ठीक है, कि ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का हमारे पास वाइटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट, जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो हमारे पास होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम सिनगैमी बोलते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड जाइगोट। और यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया बहुत बार कि डिप्लॉइड जाइगोट क्यों बोल रहे हैं, डिप्लॉइड जाइगोट कैसे बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हमारे पास फ्यूजन ऑफ गैमेट करवाता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान हमारे में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी, और इस प्रोसेस को हम सिनगैमी बोलते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या कर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, और सिनगैमी होने के बाद हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ सिनगैमी कैन बी डिस्टिंग्विश इनटू 2 टाइप। फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। मतलब कि सिनगैमी, मतलब कि जो सिनगैमी हो रही है वो हमारे पास किस तरीके से हो रही है उसके बेसिस पे हम फर्टिलाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर सिनगैमी अगर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एक्सटर्नल मीडियम या फिर वाटर में, अगर हमारे पास जो सिनगैमी हो रही है वो हमारे पास आउटसाइड द बॉडी हो रही है, ऑर्गेनिज्म के बाहर सिनगैमी हो रही है, ऑर्गेनिज्म के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इसमें हमारे पास मीडियम वाटर होता है ज़्यादातर। It is shown by majority of aquatic organism like algae, fishes, as well as amphibians। देखो बेटा जो हमारे पास जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमारे पास होता है कि जो सिनगैमी हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो बॉडी के बाहर हो रहा है। बॉडी के अंदर देखो जो मेल गैमेट है वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो मेल होता है वो अपने गैमेट्स को क्या छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं। जो फीमेल होते हैं वो भी अपने गैमेट्स को बाहर प्रोड्यूस करते हैं, वाटर में प्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पे ना मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और फिर वहाँ पे जाके जाइगोट बनता है, ठीक है, और जाइगोट का डेवलपमेंट होता है बॉडी के बाहर।
तो हमारे पास ऐसे इवेंट्स को हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, कि बाहर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम एल्गी में होता है, क्योंकि एल्गी हमारे पास एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, फिशेज में हमारे पास होता है, और एम्फीबियंस में होता है। एम्फीबियंस में आपने फ्रॉग का तो बहुत ही मतलब फ्रॉग का एक पॉपुलर एग्जाम्पल है हमारे पास कि वहाँ पे टेडपोल लार्वा बनते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं, सारे आपको पानी में ही घूमते हुए मिलते हैं, फिर वो डेवलप होते हैं, फिर वो छोटे छोटे फ्रॉग्स में कन्वर्ट होते हैं, है ना, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, सिनगैमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज प्रेजेंट इन मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स लाइक ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। की मतलब इनमें क्या होता है, इनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल हमारे पास गैमीट है, वो फीमेल के अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो फीमेल बॉडी के अंदर हमारे पास फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इट अकर इन फ्यू एल्गी लाइक स्पाइरोगायरा। कुछ एल्गीज में भी ये होता है, सारी एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कुछ एल्गी में हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा। इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी। इन सारे ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एग जो है हमारे पास फीमेल बॉडी के अंदर फॉर्म होता है, वेयर सिनगैमी अकर। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे होता है कि एग हमारे पास फीमेल बॉडी के अंदर बन रहा है, और मेल ऑर्गन हमारे पास, मेल गैमेट हमारे पास फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है। फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट तो है ही, मेल गैमेट आके एंटर किया, दोनों का मिलन हुआ, दोनों को मिल के हमारे पास क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट आगे जाके डेवलप होके हमारे पास एम्ब्रियो बनाता है। ओके ठीक है, कितने रह गया, ठीक है, मैंने आपको, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हमारे पास बेटा फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट हो गया, आपके पास प्री फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट हो गए सारे। कितने, दो थे हमारे पास, एक था गैमेट का फॉर्मेशन, दूसरा था गैमेट का ट्रांसफर। दूसरा हमारे पास आया फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट, कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कितने टाइप की फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हमारे पास आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट के बनने के बाद जो इवेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उनको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, जाइगोट बन गया। जाइगोट इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। हमारे पास न्यू ऑर्गेनिज्म का जो पहला सेल होता है वो जाइगोट होता है ना। इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। सारे हमारे पास रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो जाइगोट होता है ना वो हमारे पास डिप्लॉयड होता है। ठीक है, it is formed in external aquatic medium in those organism which perform external fertilization। बेटा ये हमारे पास क्या होता है, ठीक है, ये हमारे पास जाइगोट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिन एनिमल्स में होता है, तो जाइगोट उनमें ऑफ कोर्स बॉडी के बाहर ही बनेगा, है ना। जिस भी मीडियम में गैमेट का फ्यूजन हो रहा होगा उसी मीडियम में हमारे पास जाइगोट बनेगा। ठीक है, और हमारे पास जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जाइगोट प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी। ठीक है, जाइगोट हमारे पास कहाँ होता है, जाइगोट हमारे पास बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा। उसके बाद हमारे पास देखो, पहला हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहला जो हमारे पास इवेंट है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा क्या होता है, फॉर्मेशन जहाँ भी हो रहा होता है वहाँ पे हम जेनेसिस बोल देते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है कि एम्ब्रियो का बनना हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से बेटा हमारे पास एम्ब्रियो का बनने को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। एम्ब्रियो इज द multicellular stage in life cycle of plant or animal prior to the formation of independent individual। बेटा एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के बनने से पहला जो हमारे पास बनता है वो एम्ब्रियो बनता है। ये हमारे पास एक मल्टी सेलुलर स्टेज होती है।
मल्टी सेलुलर स्टेज होती है, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाता है जाइगोट में, थोड़ा सा सेल डिवीजन और हो जाता है, तो उससे हमारे पास एम्ब्रियो बनता है। ये हमारे पास मल्टी सेलुलर स्टेज होती है, ठीक है, किसी भी प्लांट और एनिमल के केस में। इन एम्ब्रियोजेनेसिस द जाइगोट अंडरगो रेपिटेड सेल डिवीजन थ्रू माइटोसिस। और बेटा जाइगोट में माइटोसिस होगा तभी तो हमारे पास क्या होगा, जाइगोट में तो माइटोसिस ही होगा, वो तो 2n पहले से ही है, फिर क्या 4n और 6n थोड़े ना होना है, उसे 2n से 2n ही रहना है, तो इसीलिए उसमें क्या होता है हमारे पास माइटोसिस होता है, ठीक है, माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता है, मियोसिस होगा तो वो हैप्लॉइड हो जाएगा। माइटोसिस होता है, हमारे पास इक्वेशनल डिवीजन होती है। बेटा डिवीजन दो ही टाइप की होती है, या तो इक्वेशनल डिवीजन होगी या हमारे पास रिडक्शनल डिवीजन होगी, है ना। डबल करने का कोई डिवीजन नहीं होता है किसी भी चीज़ को, या तो हाफ करने का होगा या फिर अपने ही जैसा बनाएगा। तो माइटोसिस होता है तो जाइगोट में डेवलपमेंट डिवीजन होगा, तो उसी की जैसे और सेल्स बनेंगी, है ना। द डिवीजन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, और ये डिवीजन हमारे पास एम्ब्रियो को के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। देन हमारे पास आता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट ग्रुप। एम्ब्रियो फॉर्मेशन हमारे पास सारे प्लांट्स में होता है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, सब में, ठीक है, एक्सेप्ट एल्गी इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन प्रेजेंट इन ऑल प्लांट ग्रुप। सारे प्लांट में होता है बेटा, सॉरी एल्गी में नहीं होता है, ठीक है। हमारे पास एम्ब्रियो फॉर्मेशन एल्गी में नहीं होता है। इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और फ्लावरिंग प्लांट में जो हमारे पास जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो जाइगोट होता है ना वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट होगा तो उनके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स जो होंगे वो हमारे पास क्या होगा, फर्टिलाइज करेंगे और एक जाइगोट बनाएंगे। तो जाइगोट हमारे पास किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है। अब हमारे पास क्या होता है, कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं प्लांट जैसे कि एल्गी, इनमें हमारे पास कोई फ्लावर नहीं होते हैं बेटा, मेल और फीमेल गैमेट तो होते हैं लेकिन फ्लावर नहीं होते हैं, तो इनमें ना वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होता है जो जाइगोट होता है, ठीक है। उसका जो डेवलपमेंट स्टेज होता है उसको हम जाइगोट नहीं बोलते हैं। द फूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कम फ्रॉम द स्पेशल टिश्यू नोन एज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बेटा आपको अगले चैप्टर में हम बताएंगे कि एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म हमें क्या काम करता है, इसका मैं काम बता देती हूँ कि जो भी हमारे पास जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है ना उसके लिए जो फूड का फॉर्मेशन करता है ना उस टिश्यू को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। स्पेशल टिश्यू होता है एंडोस्पर्म बोलते हैं। अल्टीमेटली द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, और अल्टीमेटली क्या होता है, जो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है ना वो हमारे पास क्या हो जाता है, सीड बनाता है, और जो ओवरी होती है वो हमारे पास फ्रूट बनाता है। बेटा यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है हमारे पास, ये हमारे पास आप उसमें पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में, हम पढ़ेंगे कुछ टाइप की प्लेसेंटेशन पढ़ते हैं। ये हमारे पास पी है, पी में हमारे पास होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। इसमें देखो ये हमारे पास सीड है और ये हमारे पास पी जो है ना बेटा ये हमारे पास है पेरिकार्प, पेरिकार्प, ठीक है, ये हमारे पास है पेरिकार्प और ये हमारे पास है सीड। एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। एक्साइल प्रेजेंटेशन हमारे पास किस में होता है बेटा, एक्साइल प्रेजेंटेशन हमारे पास होता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन हमारे पास किस में होता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन हमारे पास होता है पी में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दे रखा है दूसरा टाइप का जो प्रेजेंटेशन दे रखा है हमारे पास, वो हमारे पास दे रखा है, वो हमारे पास दे रखा है ये यहाँ पे देखो, ये सिट्रस फ्रूट में होता है इस टाइप का प्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखो ये जो दे रखे हैं ना ये सीड्स दे रखे हैं और ये हमारे इसके बाद पेरिकार्प है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में बस ये ऐसे डायग्राम बना रखा है, बता नहीं रखा है कि किसका क्या है, बस जहाँ पे एस है वहाँ पे सीड है, जहाँ पे पी है वहाँ पे पेरिकार्प है। पेरिकार्प हमारे पास जो होती है फ्रूट की जो वॉल होती है ना उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास सीड्स है, ठीक है। उसके बाद अ नंबर ऑफ सीड डेवलप इन एन ओवरी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स। हमें जितने नंबर ऑफ सीड्स होंगे ना बेटा उतने, मतलब जितने नंबर ऑफ ओवरी होंगे ना उतने नंबर ऑफ सीड्स होंगे, क्योंकि हमारे पास जो ओवरी जितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स होंगे, सॉरी जो ओव्यूल्स होते हैं ना, ओव्यूल्स हमारे पास बनाते हैं सीड, ओव्यूल से हमारे पास बनता है सीड और ओवरी से हमारे पास बनता है फ्रूट।
जितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स होंगे ना, अगर 5 ओव्यूल होंगे ना तो 5 सीड बनेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 10 ओव्यूल होंगे तो 10 सीड बनेंगे। जैसे आपने सिट्रस फ्रूट देखा होगा, है ना। सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास ये ऑरेंजेस हो गए, है ना, ऑरेंजेस वगैरह होते हैं। इनमें क्या होता है, कितने सारे बीज होते हैं, तो बीज हमारे पास मतलब उतने नंबर ऑफ हमारे पास ओव्यूल भी रहे होंगे, ठीक है। ओव्यूल क्या होता है, ओवरी क्या होता है बेटा, अगले चैप्टर में बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ओव्यूल होता है उससे सीड बनता है, जो ओवरी होता है उससे हमारे पास फ्रूट बनता है, ठीक है। Meanwhile, wall of the ovary also proliferate, it produce pericarp और fruit wall, है ना। जो ओवरी की जो वॉल होती है वो भी हमारे पास प्रोलिफरेट होती है, उसमें भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस पेरिकार्प और फ्रूट वॉल, उसको वो फ्रूट वॉल में हमारे पास कन्वर्ट होती है। फ्रूट वॉल में कौन, ओवरी की जो वॉल होती है, वॉल होती है वो हमारे पास बनाती है फ्रूट वॉल, ठीक है। फ्रूट की वॉल बनाती है कौन, ओवरी की वॉल। द पेरिकार्प कैन बी ड्राई और फ्लैशी, ये ड्राई भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है। द राइपेंड ओवरी विद पेरिकार्प एंड सीड इज कॉल्ड फ्रूट। और राइपेंड ओवरी, जब हमारे पास ओवरी जो राइपन हो जाती है, राइपन मतलब पक जाती है, ओवरी जब पक जाती है विद पेरिकार्प एंड सीड इज कॉल्ड फ्रूट, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रूट बोलते हैं। जब हमारे पास ओवरी जो है वो राइपन हो जाती है, मिच्योर हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास बेटा, आगे हमारे पास देखो ये चैप्टर अब काइंड ऑफ खत्म हो चुका है ना। इस चैप्टर्स में हमने बेटा बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कैसे कैसा होता है, बेसिक बेटा हमने इसमें इस चैप्टर में पढ़ा मेनली, है ना। बस लास्ट में आपको ये बताना चाहती हूँ कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फाइनली हमारे पास जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में अगर बेसिक क्वेश्चन देना होगा तो आपको पूछ लेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस लिखो। डिफरेंस क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट। जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं वो हमारे पास किससे डेवलप होते हैं, सिंगल पेरेंट से। जबकि कॉमनली द टू पेरेंट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल थ्रो हमारे पास यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली हमारे पास बाई पेरेंटल होता है, 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स ऑर्गन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मैंने बताया था कि इसमें सेक्स ऑर्गन की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको एक बस बॉडी का एक पार्ट चाहिए होता है, कोई भी पार्ट हो सकता है वो, उससे आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके पास फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन इज अ प्री रिक्वेसाइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपकी जो पहली रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बेटा, वो सेक्स ऑर्गन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है इट डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस, इसमें कोई मियोसिस नहीं होता है। ऑल डिवीजन आर माइटोटिक, सारे डिवीजन माइटोटिक होते हैं, क्योंकि एक जो प्लांट बॉडी है उसी से हमारे पास एक जो हमारी दूसरी प्लांट बॉडी है वो बन रही है। मियोसिस गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होना है, फ्यूजन ही नहीं होना है, तो मियोसिस होने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मियोसिस होता है एट वन और द अदर स्टेज, ठीक है। हमारे पास एट वन और द अदर स्टेज इन हायर प्लांट इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ द गैमेट। और हमारे पास देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ सेल्स और गैमेट। एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्या नहीं होता, हमारे पास गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। जबकि यहाँ पे इन हायर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मियोसिस एट वन और अदर स्टेज। हमको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास होना ही है, मियोसिस होना ही है। गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान गैमेट अगर बनाना है तो मियोसिस होना बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो। इन हायर प्लांट इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट, और हायर प्लांट्स में हमारे पास क्या होना होता है, क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होना होता है। बेटा यहाँ पे कुछ थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मियोसिस एट वन और अदर स्टेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मियोसिस एट वन और अदर स्टेज। इन हायर प्लांट इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट, ठीक है। क्योंकि बेटा हायर जो प्लांट्स होते हैं या हायर एनिमल्स होते हैं उनमें हमारे पास गैमेट का फ्यूजन होना होता है, इसीलिए हमारे में यहाँ पे मियोसिस का होना ज़रूरी है, इसका यही मतलब है, ठीक है।
पांचवा हमारे पास है न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम वन सेल और द पार्ट ऑफ द सेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो न्यू इंडिविजुअल बन रहा है वो हमारे पास किस चीज से बन रहा है, एक सेल से बन रहा है या फिर पेरेंट के पार्ट से बन रहा होता है। जबकि हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम जाइगोट दैट इज फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट। जो न्यू इंडिविजुअल बन रहा है वो हमारे पास फ्यूजन ऑफ द गैमेट से बन रहा है, फ्यूजन ऑफ द गैमेट से हमारे पास जाइगोट बनता है और फिर नया ऑर्गेनिज्म बनता है। न्यू इंडिविजुअल आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। ऑफ कोर्स बेटा जेनेटिकली सिमिलर होगा वो, क्योंकि अपने पेरेंट के ही किसी हिस्से से बन रहा है ना। कोई फ्यूजन नहीं है, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, किसी और का हमारे पास कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, जेनेटिकली बिल्कुल पेरेंट की तरह होगा। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स आर इंडिविजुअल आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम आइदर ऑफ द टू पेरेंट। दोनों ही पेरेंट्स हमारे पास जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। इट डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी कैसे, वेरिएशंस कैसे आएंगे, वेरिएशंस आएंगे ही नहीं, क्योंकि सेम ही ऊपर वाली बात हो गई कि जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो वेरिएशन कैसे आएंगे, जबकि इट इंट्रोड्यूस वेरिएबिलिटी एंड हैंस इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट। बेटा वेरिएशंस आना इवोल्यूशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इवोल्यूशन चैप्टर भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। इवोल्यूशन का मतलब होता है बेटा समय के साथ साथ अपने आप को चेंज करना, है ना। तो वेरिएशंस ही नहीं आएंगे, है ना। मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन तो चेंज हो रही है लेकिन इंसान ही नहीं चेंज हो रहा है ना। तो बेटा उसके जो कैरेक्टर, वो अपने आप को डेवलप कैसे करेगा, अगर उसके अंदर वेरिएशन से नहीं आ रही है तो डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारे अंदर नए नए कैरेक्टर्स कैसे आएंगे, है ना। तो वेरिएशंस का आना बहुत ज़रूरी है इवोल्यूशन के लिए। वेरिएशन नहीं आएगा तो बेटा इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशन मतलब आपको पता ही है कि क्या होता है, मतलब कि डेवलपमेंट, है ना। तो डेवलपमेंट ही काइंड ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो वेरिएशन से ही नहीं आएंगे तो कोई चेंज ही नहीं होगा, तो इवोल्यूशन कैसे होगा बेटा, नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ अ क्विक मैथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्विक मैथड है बहुत, मैंने आपको बताया था। और ये हमारे पास जो है ये स्लो प्रोसेस होता है, स्लोअर प्रोसेस होता है हमारे पास, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस, वेरी सिंपल। इट इज़ इलैबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सिंपल प्रोसेस होता है और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो बेटा थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। आगे जाके हम इस चैप्टर में आपको देखते हैं, आप जो आपकी डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम इसमें लेके आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने हैं या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने हैं, है ना। आप कमेंट में नीचे जाके कमेंट बॉक्स में लिखना, तो उस अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। वैसे चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आगे हम जो नया चैप्टर शुरू करेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और बेटा उसको मैं आपको और डिटेल में और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो बेटा थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।